पिछले कुछ प्रकरणों में हमने सेक्स और सुपर कॉन्शियसनेस या सेक्स और स्पिरिचुअलिटी जैसे विषयों पर बात की। यहां हम बात करेंगे सिर्फ संभोग के विषय में। तो आज का विषय है मैथुन अर्थात सेक्स। सेक्स के विषय में यहां हमने अपने कुछ मौलिक विचार व्यक्त किए हैं। यह पूर्णतया वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक चर्चा है और इसका अध्यात्म एवं समाधि से कोई संबंध नहीं, यह स्मरण रहे। अब तक हमने सेक्स को समाधि अर्थात किसी अलौकिक परमानंद के साधन की तरह देखा। यहां उसे हम व्यवहारिक वास्तविक आनंद के साधन के तहत जानेंगे। सेक्स एक विशिष्ट विषय है, एक विशेष विषय या एक रोचक और रसप्रद विषय भी है। साथ ही में यह एक गुह्य या गुप्त विषय है। हम खुलकर कहीं भी और कभी भी किसी के भी साथ इस विषय पर बात नहीं करते। हालांकि खास दोस्त मिल जाए तो चर्चा के केंद्र में यही विषय आ जाता है। अलबत्ता महफिलों और पार्टियों में मजाक या जोक्स के संदर्भ में इस विषय का होना और इस विषय के वास्तविक ज्ञान में बड़ा भेद है। सेक्स के बारे में बहुत से भ्रम फैले हैं और बैक ऑफ द माइंड यही विषय जिनके केंद्र में रहता हो उन लोगों के लिए भी मैथुन एक रहस्यमय विषय ही होता है। सेक्सुअल थिंकिंग और सेक्स के विषय में सही ज्ञान दोनों भिन्न विषय हैं। यहां हम मैथुन की वैज्ञानिक व्याख्या करने जा रहे हैं। सेक्सोलॉजिस्ट कहते हैं कि सेक्स दो पैरों के बीच का नहीं, लेकिन दो कानों के मध्य का विषय है। मतलब कि वह जननांग का नहीं, विचारांग यानी कि दिमाग का विषय है। इसका अर्थ है कि यह गुप्तांगों का तो विषय है ही, यह जैविक और दैहिक विषय है। जैसे अन्य प्राणियों में होता है वैसे ही कुदरती, लेकिन यह मानसिक ज्यादा है, विचार से अधिक संबद्ध है यह विषय। चूंकि यह मानव निर्मित है, कृत्रिम है, मन मस्तिष्क का विषय है। यह महत्वपूर्ण भेद समझने से इस विषय को समझना सरल हो जाएगा। इससे आगे आमतौर पर यह भी कहना चाहिए कि यह दिल का भी विषय है। सेक्स या मैथुन अर्थात संभोग समभोग समान रूप से भोग तभी हो सकता है जब दोनों पात्रों के मध्य प्रेम हो। बिना प्रेम का सेक्स मनुष्य के लिए संभोग नहीं है, जबकि मानवेतर प्राणियों में प्रेम की अवधारणा भिन्न है। उसमें संबंधों के समीकरण अलग है। इस पर आगे बात करेंगे। दूसरी दृष्टि से रास्ते में जाते हुए या बीच बाजार में खुलेआम कुत्तों को या किसी अन्य स्थान पर अन्य पशुओं को सेक्स करते हुए हमने देखा है। लोग यह देखकर हंस पड़ते हैं। मनुष्यों के लिए मैथुन कोई खुलेआम और सार्वजनिक स्थल पर करने का विषय नहीं, और जब हम पशुओं को इसे यूं खुलेआम करते हुए देखते हैं तो हम हंस पड़ते हैं। पशुओं के लिए इस क्रिया को इस तरह खुले में करना हास्यास्पद नहीं होता, सुखास्पद ही होता है। उनके लिए इसमें कोई विशेषता या वैशिष्ट्य नहीं होता। जैसे खाना पीना होता है वैसे ही यह एक जैविक और प्राकृतिक क्रिया होती है। मनुष्य के लिए सेक्स वैसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य कपड़े पहनते हैं। उनके लिए रिश्तेदारियां, संबंधों की मर्यादा, शर्म, लज्जा, हया और बहुत सी चीजें हैं जो सेक्स से जुड़ी है। मनुष्यों के लिए यह गुप्त विषय है, बेडरूम का विषय है, प्रेम का और वफादारी का विषय। जो फ्री सेक्स की बात कर रहे हैं उन्हें इस पर सोचना चाहिए। हालांकि उनके विचार भी समझने चाहिए। उस एंगल से इसे देखें तो कुछ सवाल।
अगर मनुष्य एक प्राणी ही है तो सेक्स को उसने एक प्राणी सहज वृत्ति ना मानकर इसे विवाह जैसे सामाजिक बंधन का विषय क्यों बनाया? पशुओं में संबंधों की मर्यादाएं नहीं होती, उनमें सेक्स पॉलीगैमी का विषय है, प्राणी बहुगामी है, तो मनुष्य ने उसे मोनोगैमी बनाने की चेष्टा ही क्यों की? इंसानों में क्यों किसी के भी साथ सेक्स नहीं किया जा सकता यह मत बना? इंसानों में क्यों कहीं भी मैथुन करना उचित नहीं माना जाता? क्या जननांगों को छिपाया जाना चाहिए? क्या मनुष्य बिना कपड़ों के नहीं घूम फिर सकता? हमने सेक्स को बंद दरवाजे और शयन कक्ष का विषय बनाया, ऐसा हमने क्यों किया? फ्री सेक्स और मुक्त समाज की बात करने वालों के लिए यह सवाल है। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि मनुष्य एक सहज प्राणी नहीं है, हम प्राकृतिक पशु नहीं रहे। इसीलिए कहा जाता है कि हम मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं। हम खाना पकाकर खाते हैं, हम संबंधों की मर्यादाएं रखते हैं और हम कपड़े पहनते हैं। इसलिए सेक्स हमारे लिए गुप्त, रहस्यमय, रोचक, रसप्रद, विशेष और विशिष्ट विषय बन जाता है। प्राणी की तरह हम पॉलीगेमस हैं, लेकिन अवचेतन में, चेतन में हम मोनोगेमस भी बन सकते हैं। हम एक बहुगामी प्राणी हैं, लेकिन साथ में हम एक एकगामी मनुष्य भी है। हमारा होना द्वंद्वात्मक है इस विषय में। हमारा मन विखंडित है। पशुओं की तरह एक ही मन से हमारा जीवन नहीं चलता। हमारे दो मन हैं। अब अवचेतन में हम भले ही प्राणी हो, हम प्राणी के रूप में व्यवहार नहीं कर सकते। हमें हमारे चेतन मन की अभिव्यक्ति, उसके बाह्य रूप, वर्तन और आचरण से ही हर जगह देखा जाएगा। हम जंगल में नहीं, नगरों में रहते हैं। यह जन अरण्य है और यहां के कानून अलग है। मनुष्य का चेतन मन और उसके कारण पैदा हुए अनेक वे विषय जिसमें मनुष्य रत रहता है, और मनुष्य उसमें इतना व्यस्त रहता है कि मनुष्य के लिए कुदरती सेक्स वृत्ति में अनेक रूपांतरण करना संभव हो पाया, और मनुष्य में मैथुन एक अलग विषय बनकर उभर आया। दमन के कारण यह विकृत हुआ, लेकिन रोचक भी बना। आध्यात्मिक या आम लोग जिसे दमन या संयम का विषय समझकर उसे कुछ और मान लेते हैं, लेकिन यह मनुष्य के लिए प्राकृतिक था, तभी उसने यह किया। इसे भी समझा जाना चाहिए। मनुष्य अपने पशु सहज स्वभाव से ऊपर उठकर क्या क्या कर सकता है और किसे मनुष्य सहज माना जाना चाहिए, यह सवाल यहां होता है। गुप्तांग या जननांगों को हमने ढका और हम उसे उघाड़ने के लिए लालायित होते हैं। पशु मैथुन करते हैं, जबकि मनुष्य उसे करने के साथ मैथुन को सोचता भी है। जब वो मैथुन नहीं कर रहा होता, तब भी वो उसके बारे में सोच सकता है। मनुष्य सिर्फ वस्त्र उतारता नहीं, वस्त्र उतारने की क्रिया को भी सोचता है और वो उसकी कल्पना भी करता है। यह सोचना, विचार करना या कल्पना के कारण मैथुन मनुष्य के लिए एक अलग विषय बन जाता है। उसे आप सिर्फ प्राणियों की दृष्टि से देखें, यह उचित नहीं। मैथुन और प्रजनन अलग अलग विषय है। ये एक दूसरे से जुड़े विषय है, लेकिन मनुष्य के लिए यह प्रजनन के हेतु से कुछ अधिक है। मनुष्य के लिए चूंकि मैथुन विचार का विषय बना, एक दीर्घ आनंद का विषय बन गया। छिपाने के कारण गुप्तांग शरीर के अन्य अवयवों की तरह नहीं रहे। मनुष्य के लिए उन अंगों को देखना, उसे छूना, उसके बारे में विचार करना,
एक अलग ही अनुभूति का विषय बन गया, जिसके बारे में अन्य प्राणी कभी सोच भी नहीं सकते। मनुष्य के लिए छिपाकर की जाने वाली इस क्रिया को होते हुए देखना एक जिज्ञासा का विषय बन गया, और मैथुन सोच का विषय तो है ही, तो धीरे धीरे यह बातचीत का, संभाषण का विषय भी बनने लगा। उसमें से पॉर्न साहित्य आया और आज पोर्नोग्राफी, सेक्स वीडियोस आदि का निर्माण हुआ। सेक्स के साथ हमने यह ठीक किया, हम इसे करते हैं, उससे ज्यादा इसके बारे में सोचते हैं। यह हमारे लिए प्रजनन का ही नहीं, आनंद का विषय भी है। इसके साथ हमने इतनी बातों को जोड़ा है कि हम एक आम प्राणी की तरह इसे कभी देख नहीं सकते, और हर जगह से आधुनिक मन अब उसे प्राणी सहज वृत्ति की तरह देखने की चेष्टा भी कर रहा है। आज हमारे पास सेक्स टॉयज है और वाइब्रेटर्स है, डिल्डो और अन्य उपकरण है, दृश्य श्राव्य माध्यम है सेक्स की उत्तेजना के लिए। तो उससे होने वाले नुकसान भी है, फायदे भी है, और मनुष्य के लिए सेक्स प्राणियों की तरह कुदरती नहीं है, यह एक कृत्रिम विषय है। इस चर्चा से यह एक अहम तथ्य हमारे सम्मुख उपस्थित होता है कि शरीर और मानव मन अलग विषय है, उनका आपसी संबंध है और दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व या कार्य प्रणाली है। सेक्स को आमतौर पर शारीरिक सुख कहा जाता है, लेकिन प्रश्न यह है कि शरीर इस क्रिया में सुखी होता है, और सवाल यह है कि हो तो कितना सुखी होता है। क्या आपने सेक्स की क्रिया को समझने का प्रयास किया है? उसमें कितना शारीरिक सुख होता है और कितना शारीरिक दुख या कष्ट होता है? क्या यह आपको मालूम है? मन के सुख के लिए सहज शारीरिक क्रिया को कृत्रिम रूप से उसमें नियोजित करना पड़ता है। शरीर की एक सीमा होती है, लेकिन उसमें मन के जुड़ने पर एक सीमोल्लंघन भी होता है, एक दूसरी सीमा बनती है जो आम प्राणियों का विषय नहीं है। मन की सीमा और शरीर की सीमा, इसे समझना है। सेक्स मानसिक सुख का विषय है और मनुष्य के लिए यह मनोदैहिक प्रक्रिया है। यह मन और शरीर को एक साथ मैथुन क्रिया में एकाग्र करने पर मनुष्य इसका आनंद प्राप्त करता है। मनुष्य अपने मन में सेक्स का विचार लाकर शरीर को अपनी मर्जी से सेक्स की एक्ट में जोड़ता है। जब यह वृत्ति प्राकृतिक रूप से पैदा होती है, तब उसे मनुष्य को दबाना पड़ता है और सही समय पर उसे कृत्रिम रूप से खड़ा करना पड़ता है। प्राणियों के लिए ऐसा नहीं है। अब मनुष्य में यह प्रजनन के लिए नहीं हो रहा और ना ही यह प्राकृतिक रहा, यह मनोदैहिक हो गया, और अब यह शरीर तथा मन को सुख पहुंचाए ऐसा होना चाहिए। शरीर और मन को एक साथ मैथुन में जोड़े रखने के लिए अन्य उपाय अस्तित्व में आए, क्योंकि संस्कार, नैतिकता, सामाजिकता और अन्य अनेक विषयों में व्यस्त मन को सेक्स में जोड़े रखने के लिए मन को एकाग्र करना पड़ता है। जैसे ही सेक्स का विचार गया कि मनुष्य ने सेक्स को जो विशेषताएं प्रदान की थी वो भी खत्म। अब मनुष्य के लिए सेक्स पशुओं की तरह लगने लगा, तो उन्माद में रहने की दवाइयां आई। फॉर प्ले से आफ्टर प्ले और टॉयज से लेकर वियाग्रा तक सब मनुष्य ने इसके साथ जोड़ा है। तो यहां हमने देखा कि इस तरह से सेक्स कुदरती नहीं है, या मानवीय प्राकृतिक सेक्स पशु सहज नैसर्गिक मैथुन से अलग है। सेक्स पावर एक शब्द है, लेकिन बात तो बॉडी पावर की है। शारीरिक क्षमता के लिए दवाइयां, मन को उत्तेजित करने वाली चीजें और उसकी भी दवाइयां, इरेक्शन की दवाइयां, सेक्स की कृत्रिम तरकीबें, काम सूत्र से लेकर मेडिकल साइंस तक का, साहित्य और काव्य से लेकर
विज्ञान तक का विस्तार इस सेक्स के कारण हुआ है। यह एक कारोबार है। सेक्स प्राणियों के लिए प्राकृतिक है, मनुष्य के लिए अर्ध प्राकृतिक। सेक्स प्राणियों के लिए पॉलीगेमी है, मनुष्य के लिए मोनोगेमी बन सकता है और ओवर पॉलीगेमी भी। सभी प्राणी मनुष्य नहीं है, लेकिन सभी मनुष्य प्राणी है। सेक्स मनुष्य के लिए प्राणियों जैसा है और नहीं भी है। मैथुन को मनुष्य पशु की तरह देखे, यह उसके लिए मजेदार भी है और नीरसता का कारण भी है। तो अध्यात्म या आम लोगों का मनोविज्ञान सेक्स के बारे में जो कह रहा हो, इसकी जैविक या वैज्ञानिक व्याख्या एक तरफ है और इसका मानवीय अर्थ, उसका मनोविज्ञान, उसका विज्ञान, सेक्सोलॉजी, कामशास्त्र या मैथुन विज्ञान एक अलग विषय बन जाता है। इंटरकोर्स से ऑर्गेजम तक, उसके पहले और उसके बाद मनुष्य का इसमें होना एक प्राणी का होना ही नहीं होता। इसके अतिरिक्त कुछ होता है, उसके बीच बहुत कुछ होता है। सेक्स में प्राणी सहज वर्तन ना कर पाना, उसे अन्यथा करना, यह मनुष्य के लिए दमन का विषय ही है क्या? नहीं। फिर दमन प्राकृतिक भी हुआ जो उसे एक आम पशु में से मनुष्य बना सका। यह सब भी सोचने योग्य विषय है। दमन यहां एक सामर्थ्य है या एक अलग कौशल्य जो इंसानों में पाया जाता है। हमें शरीर और मन को अलग करके फिर उसके आपसी संबंध को समझना होगा। हमें प्राकृतिक और कृत्रिम को अलग अलग से समझकर फिर उसे इकट्ठा समझना होगा। हमें नैसर्गिक और मानव निर्मित को अलग कर फिर उसे जोड़कर समझना होगा। हमें जैविक और मानसिक, भौतिक और पराभौतिक को अलग कर उसके आपसी संबंध को जांचना और जानना होगा। मन और शरीर की विशेषताओं का अलग से अध्ययन कर हमें उन्हें जोड़कर इसे जानना होगा। मानविकी अर्थात ह्यूमन साइंस और भौतिकी अर्थात नेचर साइंस के सिद्धांतों को समझकर हमें इसे जानना होगा। सेक्स एक ऐसा विषय है कि जो हमें शरीर और मन को वास्तविक रूप में समझने के लिए बहुत उपयोगी है और इसी से हम अपनी बात को आगे समझाते हैं। हमारे दर्शन का यह आरंभ बिंदु है। उसकी बात और कहीं, यहां सेक्स के विषय में कुछ और मुद्दों पर बात कर लेते हैं। इस प्रकार मनुष्य के लिए सेक्स एक प्राणी सहज प्राकृतिक वस्तु नहीं रही, बल्कि बाकायदा इसकी शिक्षा का प्रबंधन अनिवार्य बन जाता है, क्योंकि सेक्स मनुष्य के लिए प्राणियों के मुकाबले बिल्कुल भिन्न विषय है। पशुओं को सेक्स के विषय में एजुकेट करना नहीं पड़ता। मनुष्यों को सेक्स एजुकेशन दिया जाना चाहिए। आमतौर पर लोग सेक्स के बारे में चर्चा करना नहीं चाहते। हम खुलकर इस विषय पर बात नहीं करते, इसे चर्चा का विषय नहीं बनाते, यहां तक कि शयन कक्ष में भी इसकी बात नहीं करते, सिर्फ इसे करना चाहते हैं। मुझे याद आ रहा है कि एक शिक्षक ने जिद्दू कृष्णमूर्ति से पूछा कि 12-13 वर्ष की आयु में सेक्स की वृत्ति के कारण मन और शरीर में रूपांतरण होने लगते हैं और इस नई घटना को समझना उन बच्चों के लिए आवश्यक हो जाता है। तो क्या उन बच्चों को उस समय अलग से सेक्स के विषय में शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए? कृष्णमूर्ति ने प्रति प्रश्न करते हुए यह कहा था कि क्या यह आयु कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई? मतलब कि उससे पहले ही सेक्स एजुकेशन देना शुरू करना चाहिए, यह उनका कहना था। तो यह शिक्षा का विषय बन जाता है। सेक्स एजुकेशन की आवश्यकता का कारण भी यह शारीरिक रूप से सेक्स और मानसिक रूप से सेक्स में जो भेद है उसे समझने के लिए। सेक्स को समझना है, उसे प्रजनन से अलग आनंद के माध्यम के रूप में जानना है, तो सेक्स एजुकेशन आवश्यक है।
एक उम्र में जब हॉर्मोन्स अपना खेल शुरू कर देते हैं और उनसे होने वाले मानसिक अनुभवों को समझने का कोई उपाय नहीं होता, तब बच्चों में मैथुन को लेकर विकारों का जन्म होता है। सच्ची समझ और सही सेक्स एजुकेशन मिले तो हॉर्मोन्स के मानसिक परिणाम को समझकर इसे सही तरह से नियोजित किया जा सकता है। सेक्स की भावना का शमन अगर शादी ब्याह है तो उसका समय क्या होना चाहिए? टीनेज में सेक्स की भावना का मन में आगाज होता है, इस विचार का आरंभ होता है और शादी ब्याह की उम्र अब ज्यादा हो गई है, तो इसके बीच के समय में सेक्स के शमन के लिए कोई सामाजिक व्यवस्था की गई है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या इस तरह के प्रेम संबंध के लिए हमारे पास क्या सामाजिक व्यवस्था की गई है? हस्त मैथुन के लिए हम क्या सोचते हैं? मास्टरबेशन या हस्त मैथुन एक सरलतम उपाय है उस वक्त की बहुत बड़ी लग रही उस समस्या का। अगर इसे कैसे किया जाए यह समझ में आए तो, जैसा कि हमने कहा कि मनुष्य के लिए सेक्स एक मनोदैहिक, शरीर से अधिक मानसिक क्रिया बन जाती है, तो सेक्स के विचारों को मास्टरबेशन जैसी दैहिक क्रिया से समायोजित करके इसका सही शमन किया जा सकता है। सेक्स ऑर्गन्स के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यह भी हमारे लिए शिक्षा का विषय बन जाता है। क्वांटम की खोज के बाद भी शरीर और प्रजोत्पत्ति तथा मन और जातीयता का भेद स्पष्ट हो गया। बच्चे पैदा होना प्राणी सहज है, जबकि मनुष्य के लिए यह एक अनिष्ट भी हो सकता है, जो सेक्स जैसी आनंददायक क्रिया का दुष्परिणाम कहा जाएगा। मनुष्यों में संतति से बचकर भी सेक्स का मजा लिया जा सकता है निरोध के उपयोग से। मैथुन आनंद के साथ जुड़े इससे पैदा होने वाले अनिष्ट प्रजनन का निवारण यहां हो पाया है। अब सेक्स बच्चे पैदा करने की पवित्र प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, लेकिन सहजानंद प्राप्त करने की कृत्रिम व्यवस्था है। इसको सहज मान लेने से यह असहज बन जाता है। सेक्स असहज है और उसकी इस असहजता को समझते हुए उसका स्वीकार करना सहज है। मतलब कि यह असहज है ऐसा समझने वालों के लिए यह सहज बन सकता है। दो प्राणी शरीरों का मिलन और मनुष्यों में मैथुन भाव यह अलग विषय है। यह कोई दिव्य हेतु का साधन नहीं है और ना ही यह सिर्फ एक प्राकृतिक आवश्यकता है, ना यह अलौकिक का माध्यम है और ना यह सिर्फ संतति का साधन है। यह साधन अवश्य है आनंद का, मनुष्यों के सुख का यह एक उपाय है। इसकी असहजता का स्वीकार और इसकी कृत्रिमता का बोध इस विषय को सहज रूप से स्वीकार करने में और इसकी मानवीय प्राकृतिकता को समझने में सहयोगी है। जब तक हम सेक्स को ज्ञान का विषय नहीं बनाते, तब तक यह विकृति और भ्रम का विषय बना रहता है। इसे प्रजनन के साधन और आनंद के माध्यम दोनों रूपों में अलग से समझना होगा। जिज्ञासुओं के साथ इस पर अन्यत्र चर्चा करेंगे। यहां इतना ही। धन्यवाद।